हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर फाइन। आज का वीडियो देखने के बाद आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तक हमने देखा कि हमने खाना खाया और उसे डाइजेस्ट किया, फिर उसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने यूज किया, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी। जो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे, और जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हेल्प हमारे कौन करता है, ब्लड। ओके, तो जैसा कि आपने 9th क्लास में देखा है कि ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मीडियम होता है। ओके, फ्लूइड मीडियम को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें ढेर सारी सेल्स जो है वो सस्पेंडेड रहती हैं। ओके, कौन सी सेल्स, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जहां हमने देखा था कि आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वहीं जो उस ब्लड की फ्लूइड है बेटा, उसमें ढेर सारे तत्व यानी ढेर सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। बट क्या अपने आप ब्लड फ्लो होगा? नहीं। क्यों भाई? जैसा आपने विलेज एरियाज में देखा है कि वाटर को पंप करने के लिए एक पंपिंग मशीन होती है जो वाटर को पंप करती है, इरिगेट करती है भाई, डिफरेंट फील्ड्स में यानी डिफरेंट खेतों में जाने में मदद करती है। उसी तरह हमारी बॉडी में बेटा हमारा ब्लड जो पंप होता है वो हार्ट के थ्रू होता है। डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा हार्ट कैसा होता है। सो लेट्स सी द हार्ट। जो हार्ट होता है बेटा, ये हमारी मुट्ठी के बराबर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ब्लड के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट अब इन दोनों को कैसे सेपरेट रखा जाए भाई, एक ऑक्सीजन रिच ब्लड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो इसके लिए होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट पाया जाता है उसमें डिफरेंट चैम्बर्स बने होते हैं। ओके, जिससे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। नाउ हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैसे लंग्स में जाता था और गैसेस एक्सचेंज के बाद भाई ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता था और CO2 बाहर चली जाती थी। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होकर के कैसे वो आता था। नाउ ये जो हमारा हार्ट है, देखिए आप 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं 2 एट्रियम पाए जा रहे हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीचे के साइड में 2 वेंट्रिकल्स पाए जा रहे हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप। अब बेटा पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है हमारी बॉडी। भैया जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ ये पूरी बॉडी से जो CO2 रिच ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हमारी बॉडी से हमारी ब्लड वेसल्स कलेक्ट करती हैं और राइट एट्रियम में वेना केवा के थ्रू लेके आती हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। ओके, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया। सेकेंड स्टेप में बेटा होता क्या है कि जो ये राइट एट्रियम है बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी ये दबता है। जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे जो ब्लड होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये वॉल्व के थ्रू होता हुआ राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, जो कि उस समय रिलैक्स्ड अवस्था में रहता है यानी रिलैक्स पोजीशन में रहता है। ओके, तो ये वॉल्व क्यों पाई जा रही है? वॉल्व इसलिए बेटा पाई जाती है जिससे हमारा जो ब्लड है वो पीछे ना जाए, ओके, वन डायरेक्शन में जाए। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में बेटा जो ये राइट वेंट्रिकल है अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो पूरा का पूरा ब्लड होता है बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में भेज दिया जाता है। ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था भाई, ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में थी। तो क्या होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग्स में पहुंचता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच हो जाता है यानी ऑक्सीजन इसमें ट्रांसफर हो जाती है गैसेस एक्सचेंज के थ्रू। अब बेटा फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो लौट आता है, कहां से? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहां पर पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है जो कि खुद रिलैक्स अवस्था में होता है। ओके, सो अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो चुका है और ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा चुका है। नाउ जो फाइनल स्टेप होता है, जो फिफ्थ स्टेप होता है बेटा, इसमें होता क्या है कि
जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है थ्रू अओर्टा। ओके, तो अब भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड की आवश्यकता है सभी टिश्यूज को, सभी ऑर्गन्स को, तो ये हमारी वेंट्रिकल के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब हमने जैसा देखा बेटा कि वेंट्रिकल्स क्योंकि पंप कर रहा है, भाई पंप मेनली पंपिंग जो है कौन कर रहा है, हमारी जो पंपिंग कर रहा है वो वेंट्रिकल कर रहा है। पहले उसने लंग्स में पंप किया, अब पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्स हैं बेटा वेंट्रिकल की ये मोटी हैं, है कि नहीं बेटा। जो वेंट्रिकल्स की वॉल है ये एट्रियम की तुलना में थिक होती हैं और ये जो वॉल्स तो हमने देखी, ये दोनों वॉल्स इंश्योर करती हैं कि ब्लड बैकवर्ड्स ना फ्लो करे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम हैं यानी हम मैमल्स हैं, बर्ड्स जो होती हैं, ओके, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है बेटा ये लगातार सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है और हमें काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो जो ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई है वो भी हमें चाहिए। अब ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई के लिए हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अलग अलग रहे। ओके, सो हमारे क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बट वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे एम्फीबियंस हो गए और कुछ रेप्टाइल्स हो गए, उसमें बेटा क्या होता है, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग वो टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, वहीं फिशेस में तो सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्यों भाई, हार्ट उनके हार्ट में होता क्या है कि पहले हार्ट जो है पंप कर देता है गिल्स में ब्लड को, ओके, जहां पर वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि गिल्स हेल्प करते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी में वहां से पास हो जाता है। सो हम देख सकते हैं कि पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस में जहां फिशेस में बेटा ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार गुजरा एक साइकिल में, वहीं हम वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा था कि हार्ट से ब्लड 2 बार गुजर रहा था पूरी साइकिल में। पूरे सर्कुलेशन प्रोसेस में हार्ट से ब्लड 2 बार गुजर रहा था। क्यों, एक बार तो लंग में गया हमने देखा और दोबारा लंग से लौटा, तो ब्लड जो है 2 बार गुजरा, जिससे हम इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कौन सी ट्यूब्स होती हैं, कौन सी वेसल्स होती हैं जो इस ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करती हैं, हमें ब्लड सर्कुलेट करने में मदद करती हैं। ओके, तो ये मेनली 2 तरह की होती हैं। ओके, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जहां हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड ले जाती हैं, हार्ट से कौन और लेके जाता है ब्लड, आर्टरीज ले जाती हैं। वहीं वेन्स जो है और डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में ले आती हैं। ओके बेटा, जैसा कि हमने देखा कि आर्टरीज हमारे हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स में ले जा रही हैं बेटा ब्लड, तो ब्लड जो है पंप होता है तो भाई उसका प्रेशर ज्यादा होगा ना, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो वॉल्स का थिक और इलास्टिक होना जरूरी है। इसीलिए बेटा आर्टरीज की जो वॉल्स होते हैं वो थिक और इलास्टिक होते हैं। ओके, वहीं वेन्स में कोई प्रेशर नहीं होता, आराम से हमारे डिफरेंट टिश्यूज से ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके जो है वेन्स लेके आती हैं, जबकि इसमें प्रेशर नहीं होता, इसलिए भाई ये ब्लड जो है दोबारा पीछे फ्लो कर सकता है। इसीलिए हमने देखा है कि जो वेन्स होती हैं बेटा, वेन्स में वॉल्व पाई जाती हैं। जो वॉल्व क्या होती है, वॉल्व आपने जानते हो कि भाई यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड में मदद करेंगी, यानी एक बार ब्लड आगे निकल गया तो पीछे नहीं लौट सकता, तो वेन्स में वॉल्व पाई जाएंगी और इसकी वॉल भी थिक नहीं होगी। ओके बेटा, आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होगी, उसमें वॉल्स नहीं पाई जाएंगी, जबकि वेन्स की जो वॉल होगी वो थिन होगी और उसमें वॉल पाई जाएगी। जब ये आर्टरीज बेटा किसी ऑर्गन में पहुंचती हैं तो ये सब डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलर स्मॉलर जो है वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे ब्लड जो है सभी सेल्स के कांटेक्ट में आ सके, और इनकी वॉल्स भी बहुत थिन होती है। ओके, इवन कह सकते हैं हम कि 1 सेड थिक होती है, और इन स्मॉलेस्ट वेसल्स को बेटा कैपिलरीज कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज थी वो कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज बेटा हेल्प करती हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड टू सराउंडिंग सेल्स, यानी सराउंडिंग सेल्स में और हमारी ब्लड में जो है मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद यही वेसल्स जो हैं, यही जो ब्लड कैपिलरीज हैं दोबारा ज्वाइन कर जाती हैं, यानी दोबारा ज्वाइन करके ये वेन्स बना लेती हैं, और ये वेन्स हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके फिर हार्ट में लेके चले जाता है। ओके, और हम जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो चुका होगा
और ऑक्सीजन रिच ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो चुका होगा। ओके, तो हमने देखा बेटा जो सभी आर्टरीज हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो ब्लड आर्टरी लेके आ रही है, तो भाई ऑक्सीजन रिच लेके ब्लड लेके आ रही है। बट पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से निकली थी बेटा, वो क्या, वो तो ऑक्सीजन लेस यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही थी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, वो ऑक्सीजन लेस यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। वहीं पल्मोनरी वेन जो लंग से ब्लड लेके आती है, वो वेन बेटा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है, वो भी एक्सेप्शन हो गया। ओके, जबकि सभी वेन्स क्या है, बॉडी से कलेक्ट करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जा रही थी। अब मान लो इंजरी हो जाती है बेटा, कभी कभी चोट लग जाती है ना, तो इंजरी हो गई तो भाई हमारी वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। इसकी रिपेयर का काम करते हैं बेटा ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स, जिनको हम प्लेटलेट सेल्स भी कहते हैं। ओके, और ये ब्लड प्लेटलेट सेल्स ब्लड को क्लॉट करने में यानी थक्का जमाने में भी मदद करती हैं। जो हम एक्स्ट्रा ब्लड लूज कर रहे हैं उनका थक्का जम जाए और वो हमारी शरीर से ना निकले। और बेटा लास्ट में हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। अब देखो होता क्या है बेटा कि एक और तरह का फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, उसे हम लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि जो बेटा कैपिलरीज की वॉल थी वो बहुत थिन थी, यानी उनके पोर्स से इजिली जो कुछ प्लाज्मा है, प्रोटीन है और कुछ ब्लड सेल्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और जो हमारे सेल्स के बीच में जगह होती है भाई, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है ना, वहां पर इकट्ठा हो जाती है। इसे हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, अब ये जो बेटा होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, ये सिर्फ ये सिमिलर टू प्लाज्मा की तरह सेम होता है, बट ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कुछ कम पाई जाती है। और ये जो लिम्फ इकट्ठा हुआ है बेटा, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज से होता हुआ लिम्फ वेसल में पहुंचता है, और ये लिम्फ वेसल्स जो है फाइनली जो है वेन्स में जाके जुड़ जाती हैं। तो हमने एक तरह से देखा बेटा जो भी एक्सेस फ्लूइड बाहर आया था वो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो पहुंचा था उसको भी लिम्फ के माध्यम से दोबारा ब्लड में पहुंचा दिया गया। और ये लिम्फ बेटा डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट को भी कैरी करता है, समझ रहे हो, जो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट भी आता है ना, उसको भी ये दोबारा पहुंचाने में मदद करता है। बेटा मैंने बहुत आसानी से सिंप्लीफाइड तरीके से इस टॉपिक को समझाया है आपको, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा। सॉरी, मैं कुछ पर्सनल रीजंस के कारण वीडियो लेट ले आ पाया, बट जल्दी से जल्दी मैं दूसरा वीडियो भी लाता हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, खूब आगे बढ़िए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।